मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इस सीरीज में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का सीरीज लेकर के आया हूं और ये घटना चक्र के बुक्स का होगा। घटना चक्र जो अलग अलग बॉलों में आता है और भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का जो सेक्शन है उस सेक्शन को मैं लेकर के आ रहा हूं ताकि आप इसको समझें, इसके कंटेंट को समझें और कंटेंट के अकॉर्डिंग जो प्रश्न दिए गए हैं, जो अलग अलग पीसीएस में आए हैं, आईएएस में आए हैं, उन प्रश्नों को एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ें और समझें और उससे बेनिफिट उठाएं। चलिए, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और आप इससे लाभ उठा पाएँ। चलिए, यह हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या अदर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसमें बिहार पीसीएस हो सकता है, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस हो सकता है। इन सारे पीसीएस के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज होने वाला है। और आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के सेक्शन को। और इसमें पहला सेक्शन होगा भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, इसको हम लोग समझेंगे अगर हम भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास को समझने की कोशिश करें। यानी देखेंगे भारतीय, यहाँ पर कहा जाता है कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास को अगर हम समझने की कोशिश करें तो देखेंगे कि इसमें भारतीय इतिहास में आप देखेंगे कि यहाँ पर मैं बता दूं कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, इसमें अगर देखा जाए तो इसमें टोटल 17, अगर इसको काउंट करेंगे आप अगर मैं बात करूं, अगर इसको हम लोग इस तरह समझने की कोशिश करें तो हम ऐसे समझेंगे कि भारतीय संविधान, अगर आप देखते हैं कि भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, इसकी बात की जाए तो देखिएगा, ये सिंपल टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई, यानी 1600 से लेकर के 1947 तक के रीजन में कितने एक्ट और अधिनियम बने और कितने वयस आए, सिंपल तरीके से आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, भारतीय में कितने शब्द हैं? 4 शब्द हैं यहाँ पर है। संविधान में कितने हैं? 4 हैं। फिर यहाँ का में देखा जाए 1 है, और फिर यहाँ पर ऐतिहासिक में देखा जाए 5 है, और फिर विकास में देखा जाए तो 4 है। यानी आप देखेंगे 4, 4, 1, 5 और 4, अगर इन दो सबको मिला देते हैं तो यह 74 होता है। और कहने का अर्थ है कि 1600 से लेकर के 1947 तक के बीच में टोटल 17 अधिनियम बने और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 34 आता है। यानी कहने का अर्थ है 1600 से 1947 तक टोटल 17 अधिनियम बने और 1600 से 1947 तक टोटल 34, यानी 70 × 2 = 34 वायसराय और गवर्नर जनरल है। ठीक है, इसको सिंपल तरीके से आप याद रखिए। और 70 जो अधिनियम है, एक्ट है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसमें और समझेंगे। चलिए, इस सेक्शन का पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और इसको हम लोग 2 फेज में देखते हैं। एक फेज है 1773 से 1853 का, दूसरा है 1858 से 1747 का। यानी कहने का अर्थ है 1773 से 1853 का जो एक्ट के बीच का जो एक्ट बना है, इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पारित ब्रिटिश संसदीय अधिनियम कहते हैं। यानी इस रीजन में
भारत की शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से संचालित होती थी और उसने जो जिस नियम और विनियम से कंपनी ने शासन संचालित किया उसको अधिनियमित करने के लिए जो एक्ट बने उसको हम 1773 से लेकर के 1853 के बीच के पढ़ते हैं। फिर आपको पता है कि 1853 के बाद 1857 का युद्ध होता है। यह 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम इसको कह सकते हैं, ये युद्ध होता है। और इसके बाद इस भारतीय असंतोष के देख करके भारत का शासन प्रशासन जो था ये सीधे क्राउन के हाथ में यानी ब्रिटिश ताज के हाथ में, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया और उनके अधीन जो अधिनियम पारित हुए उसको हम 1858 से लेकर के 1947 के बीच के अधिनियम को देखते हैं। चलिए, 2 फेज में अधिनियम हुए, इनको हम लोग इसी क्रम में समझेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले हम लोग कंटेंट को थोड़ा पढ़ेंगे और कंटेंट को समझते हुए फिर इससे संबंधित प्रश्न को करेंगे। देखिए, कंटेंट कह रहा है कि ब्रिटिश संसद के 1773 कहा जा रहा है यहाँ पर ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी ध्यान देंगे कि पहला इम्पोर्टेंट जो एक्ट है उसको हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं और इस एक्ट को हम संसदीय नियंत्रण का एक्ट भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम आता है संसदीय नियंत्रण का एक्ट भी कहते हैं। और ध्यान रखेंगे इस एक्ट के माध्यम से जो कंपनी के अंदर कर्मचारी भ्रष्ट हो गए थे उनके भ्रष्टाचार पे कंट्रोल लगाने के लिए यह एक्ट लाया गया। तो यह ध्यान रखेंगे जो गवर्नर जनरल होता था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल के पद का नाम दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय एक कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई और जिसका कार्यकाल 5 साल रखा गया। यानी जो गवर्नर जनरल होता था बंगाल का उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई और जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का रखा गया। इस एक्ट के अनुसार वॉरेन हेस्टिंग जो था बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना। ये ध्यान रखेंगे, हमेशा पूछता है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग था। और इसके जो 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद थी उसके सदस्य थे फ्रांसिस, पहला व्यक्ति था जिसका नाम था फ्रांसिस, दूसरा था क्लेवेरिंग, तीसरा था मॉनसन और चौथा था बारवेल। यानी ये चारों गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे। सब परिषद गवर्नर जनरल बंगाल में पोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया। इसे प्रमुख मामले विदेश नीति में भी मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के अधीक्षण का भी अधिकार दिया गया। ध्यान रखेंगे, यानी इसके अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया इस अधिनियम के द्वारा। देखिएगा, यानी 1773 के अधिनियम के तहत बंगाल का जो गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग बना उसके अंतर्गत मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी की भी देखरेख की जिम्मेदारी दे दी गई। ठीक है, इसी एक्ट के तहत ध्यान रखेंगे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसके प्रमुख उच्च न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें न्यायाधीशों की संख्या 1+3 रखा गया। 1+3 का तात्पर्य है कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। कंपनी अब इसमें 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश था, ध्यान रखेंगे, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों की संकल्पना लाई गई। इसमें जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था एलिजा एम्पे। जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम ध्यान रखेंगे, एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश था और 3 अन्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था चैम्बर, एक का नाम था चैम्बर। ध्यान रखेंगे, चैम्बर्स,
दूसरा का नाम था लैमिस्टर, 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 और तीसरा का नाम था हाइट, हाइट, ध्यान रखेंगे हाइट नाम था। यानी 3 ये अन्य न्यायाधीश थे जो कोलकाता के उच्च न्यायालय में जो जिसकी स्थापना 1774 में हुई, उसमें ये न्यायाधीश थे। चलिए, इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद ध्यान रखेंगे, इसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 1784 देखिएगा, 1784 के पहले भी एक अधिनियम लाया गया जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। इसके पहले एक और अधिनियम लाया गया जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट, सेटलमेंट बोलते हैं, सेटलमेंट बोलते हैं। यानी यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आया यह 1781 में आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया था। और इस एक्ट की जो विशेषताएं थी, यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी, उस कमी को दूर करने की कोशिश की गई एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट में। और एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न और लाया गया कि इसके तहत कोलकाता के गवर्नर को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र के लिए भी विधि बनाने के अधिकार दे दिए गए। यानी 2 इम्पोर्टेंट प्रोविज़न हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट में जो 1781 में आया। पहला इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी, खामियां रह गई थी, उसको दूर करने की कोशिश की गई। और दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है कि इसके तहत बंगाल का जो गवर्नर होता था उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया, ध्यान रखेंगे। इसके बाद आया यहाँ पर, इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 का। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया जिसको संसदीय नियंत्रण में सुधार का भी एक्ट कहते हैं, संसदीय नियंत्रण में सुधार का एक्ट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और पिट्स इंडिया एक्ट जो आया यह प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विलियम पिट्स द यंगर, विलियम पिट्स द यंगर थे, उनके नाम पर यह एक्ट बना, इसलिए इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, ध्यान रखेंगे। इसी में पिट्स इंडिया एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी में द्वैध शासन की स्थापना की गई, यानी द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया। यानी इसी के तहत देखेंगे कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया, यानी कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। और इसी में ध्यान रखेंगे, इसी एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों का अधीक्षण निदेशक मंडल को दिया गया, ध्यान रखेंगे। व्यापारिक मामलों को देख रेख करने का अधिकार निदेशक मंडल को दिया गया, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं, यानी बीओडी को व्यापारिक मामलों के अधिकार दिए गए। वहीं राजनीतिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार नियंत्रण बोर्ड को दिया गया, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया गया। यानी देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 2 व्यवस्थाएं की गई, एक की गई बीओडी, ध्यान रखेंगे। मैं 2 तरह यहाँ पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 2 व्यवस्थाएं की गई, एक की गई बीओडी, ध्यान रखेंगे बीओडी, और दूसरी की गई बीओसी, ध्यान रखेंगे। बीओडी के तहत व्यापारिक मामले रखे गए और बीओसी के तहत राजनीतिक मामले रखे गए, ठीक है, राजनीतिक मामले रखे गए। और ध्यान रखेंगे राजनीतिक मामलों को कंट्रोल करने के लिए 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई। और ये 6 सदस्य जो थे राजा, यानी ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा नियुक्त होते थे बीओसी में, और यह सीधे अपनी रिपोर्ट संसद को पेश करते थे। ये सीधे अपनी रिपोर्ट किसको देते थे? संसद को देते थे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आया 1786 का अधिनियम। 1786 का अधिनियम
1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार दिया गया। निरस्त करने और लागू करने का अधिकार दिया गया 1786 के अधिनियम के तहत। ध्यान रखेंगे, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने और लागू करने का अधिकार दिया गया, यानी उसको स्वतंत्रता दी गई, सोवर्निटी दी गई। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई। ध्यान रखेंगे, 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति के अधिकार भी दिया गया, शक्ति भी दी गई। चलिए, यहाँ ध्यान रखेंगे, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया गया, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, इस एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ध्यान रखेंगे, और इसी एक्ट के तहत यानी 1793 के चार्टर एक्ट के तहत नियंत्रण मंडल और उसके अधीनस्थ सेवकों को वेतन भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। इसके बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का उपबंध किया गया, यानी प्रोविज़न लाया गया कि प्रति वर्ष भारतीयों के शिक्षा के लिए, यानी धार्मिक शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसमें आवंटित करने की बात की गई। ध्यान रखेंगे, इसके साथ ही कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी के भारतीय व्यापार थे वो अधिकार समाप्त कर दिए गए, लेकिन चीन तथा चाय के साथ व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा, जबकि प्रशासनिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए फिर बढ़ा दिया गया। ध्यान रखेंगे, प्रशासनिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और इसी एक्ट के तहत अंग्रेजों ने धार्मिक हितों की रक्षा के लिए 1 बिशप और 3 पादरियों की नियुक्ति की व्यवस्था की और उनका भी वेतन भारतीय राजस्व से देने की बात की गई और उनका हेडक्वार्टर कहाँ, कोलकाता में रखा गया। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न आया इसके साथ कि स्थानीय जो निकाय थे उनको करारोपण की शक्ति, कर लगाने की शक्ति दी गई। चलिए, नेक्स्ट एक्ट की हम लोग चर्चा करें, और नेक्स्ट एक्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। इसके एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान रखेंगे, हम 1833 के चार्टर एक्ट की बात कर रहे हैं। इस एक्ट के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता था। यह बहुत इम्पोर्टेंट प्रोविज़न था, ध्यान रखेंगे। और इम्पोर्टेंट प्रोविज़न में यह कहा गया, जो धारा 87 था इसमें कहा गया संपूर्ण भारत में रहने वाले भारतीय जन्मजात ब्रिटिश प्रजा के बीच या कंपनी के अधीन नौकरी करने को लेकर के जाति, धर्म, वर्ण इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और ध्यान रखेंगे, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो यह व्यक्ति जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक पहला व्यक्ति था जिसको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया। नहीं, यानी गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में
केवल उसे राजनीतिक कार्य ही करने थे। यानी ध्यान रखेंगे 1833 में कंपनी के जो भी व्यापारिक अधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए और सिर्फ उसे राजनीतिक कार्यों के लिए ही डिवोट किया गया। ध्यान रखेंगे। और यह भी राजनीतिक कार्य फिर उससे वापस ले लिए जाएंगे 1858 के बाद। ध्यान रखेंगे। एक और प्रोविज़न लाया गया जो गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जो चौथा सदस्य था, चौथा, यानी एक गवर्नर जनरल और 3 सदस्य थे, ये चौथा सदस्य ऐड किया गया, सम्मिलित किया गया, जो सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया गया। मैकाले को सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया और इसी में जिम्मेवारी दी गई मैकाले को कि भारतीय कानूनों का समेकन और संहिताकरण करे और इनकी अध्यक्षता मैकाले को दी गई। और इसी में एक और इम्पोर्टेंट प्रोविज़न लाया गया, यानी गवर्नर जनरल की परिषद का गठन किया गया। भारत में परिषद बनी और सदस्य संख्या 3 से पुनः 4 कर दिए गए और चौथा सदस्य ये विधिवेता होते थे जो मैकाले के रूप में नियुक्त किए गए। इस एक्ट के तहत सर्वप्रथम गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मापदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया। यानी योग्यता संबंधी मापदंड को अपना करके भेदभाव समाप्त किया गया का तात्पर्य है कि पहली बार सरकारी सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन का प्रोविज़न लाया गया और इसके लिए लंदन में हेलीबरी कॉलेज की स्थापना की गई जहां ये परीक्षाएं होती थी। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक्ट की बात करेंगे और वो है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट के द्वारा विधायी शक्ति को कार्यपालिका शक्ति से पृथक करने की व्यवस्था की गई। यानी विधायी और कार्यपालिका जो शक्तियां थी ये दोनों शक्तियां अलग अलग कर दिए गए। ध्यान रखेंगे। विधि निर्माण हेतु भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। यानी ध्यान रखेंगे यहाँ पर कह सकते हैं 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा कि भारत में संसदीय व्यवस्था का आधार गवर्नर जनरल की परिषद को बनाया गया और इसी में भारत के लिए सर्वप्रथम एक विधान परिषद की स्थापना की गई जिसमें विधान परिषद में 12 सदस्यों की यहाँ पर नियुक्ति की बात की गई जिसको हम छोटा संसद के रूप में देख सकते हैं। और ये 12 सदस्य जो थे उसमें पहला एक सदस्य था गवर्नर जनरल, दूसरा सदस्य था प्रधान सेनापति, तीसरा था गवर्नर जनरल के परिषद के 4 सदस्य होते थे और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य न्यायाधीश होते थे और इसके अलावा 4 सदस्य जो थे ये बंगाल, मद्रास और आगरा के स्थानीय सरकारों से सम्मिलित किए जाने थे 12 सदस्यों में। और ये 12 सदस्य विधान परिषद के सदस्य होते थे। ध्यान रखेंगे। चलिए इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उसको हम लोग करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। ध्यान रखेंगे यह एक था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई। ध्यान रखेंगे 1774 में की गई और इस सर्वोच्च न्यायालय में 1+3 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई जिसमें पहला मुख्य न्यायाधीश जो था यानी एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे और पहला मुख्य न्यायाधीश जो था उसका नाम था एलिजा एम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे जिसमें हाइड, लेमिस्टर और चैम्बर अन्य न्यायाधीश थे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन को
एक्सप्लानेशन में भी यही चीज़ें दी गई हैं। कहा जा रहा है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1774 में की गई। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे ये सर एलिजा एम्पे थे मुख्य न्यायाधीश, और अन्य न्यायाधीश थे 3 जिनका नाम था लेमिस्टर, चैम्बर और हाइट। आइए दूसरे प्रश्न की हम लोग चर्चा करें। चलिए, दूसरा प्रश्न जो है यह पूछा जा रहा है यहाँ पर कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, लेमिस्टर इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। लेमिस्टर नहीं बल्कि एलिजा एम्पे, ध्यान रखेंगे, एलिजा एम्पे जो थे यह मुख्य न्यायाधीश थे। एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, ये इसलिए कथन 1 सही होगा, इसका आंसर होगा। चलिए, हाँ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कूट को समझने की कोशिश करेंगे नहीं, और कूट को समझेंगे। देखिए, कूट वाले आंसर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे कि यह क्या कह रहा है, ठीक है। चलिए, आइए हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर मिलाने वाला है। पहला है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट, यानी पिट्स जो थे, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, यानी इसका 2 पे जाएंगे आप। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के नियामक के द्वारा, अधिनियम के द्वारा की गई, यानी A का 2, B का 1। और इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति यह चार्टर अधिनियम 1813 के तहत दी गई, ठीक है। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो थी 1833 के अधिनियम के तहत की गई, यानी कह सकते हैं A का 2, B का 1, 3 का 3 और 4 D का 4, ठीक है। इस तरह अगर हम देखेंगे, तो आंसर यहाँ पे बनता है B आंसर बनता है। चलिए, देखिए, एक्सप्लेनेशन देखेंगे क्या कह रहा है। नियामक अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 73 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा नियंत्रण परिषद बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना, और चार्टर अधिनियम 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, तथा चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति की गई यहाँ पे। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न देखेंगे। यहाँ चौथा प्रश्न है, पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किन से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ये भी सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा, ये भी सही है। प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के द्वारा, यानी D ऑप्शन इसका आंसर होगा। D ऑप्शन पे जाएंगे, यानी ये तीनों के द्वारा यहाँ पर ये व्यवस्था की गई। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं और समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ओरिएंटल शिक्षा की प्रचलित प्रणाली को हतोत्साहित किया तथा पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया। 1813 के अधिनियम में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान को अपनाया गया। 1823 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेवारी शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए देने की थी। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य शामिल थे, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। इसके बाद गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने
के शासनकाल में 7 मार्च 1835 में लॉर्ड मैकाले के प्रस्ताव को स्वीकृत कर भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने की माध्यम मान लिया गया यानी घोषित किया कि उच्च शिक्षा अब अंग्रेजी में होंगे। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों के नेता ट्रेवेलियन थे, जबकि एस.टी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थक का नेतृत्व कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे इसको हम लोग। 5वां प्रश्न है और 5वां प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे 5वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के सारे व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिए। तो ध्यान रखेंगे यह चीन और चाय के साथ क्या था, चीन और चाय के साथ व्यापारिक अधिकार को रहने दिया गया और सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। यह एक्ट था 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये प्रोविज़न लाया गया। ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, चलिए एक्सप्लेनेशन थोड़ा समझते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, यानी 6ठा प्रश्न है यहाँ पर और यह कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है, पहला कथन है इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। बिल्कुल सही है, ये प्रोविज़न 1813 में लाया गया। इस कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया। ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में ले लिया गया। ये बिल्कुल गलत है, यानी ए और दो दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए ये ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ लें, थोड़ा समझें आखिर ये क्या कह रहा है। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार चीन और चाय के साथ एकाधिकार बना रहा, बाकी समाप्त कर दिया गया भारत में। साथ ही इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के द्वारा अधिकृत भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया गया। इस एक्ट से हालांकि कंपनी को आगे 20 वर्षों के लिए इन क्षेत्रों पर अधिकार और राजस्व सौंपा गया, तथापि ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता प्रतिकूल होना था, यानी ब्रिटिश क्राउन के संप्रभुता के अगेंस्ट वो अधिकार नहीं होने चाहिए थे। ये ध्यान रखने की कोशिश की गई। फिर आप देखेंगे, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों सही है और तीसरा क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। 7वां प्रश्न है और यह पूछा जा रहा है किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने की संभावना बनाया गया। यह 1833 के एक्ट के द्वारा, यानी 1833 के एक्ट के द्वारा पहली बार भारतवासियों को प्रशासन में हिस्सा लेने की व्यवस्था की गई और इसके फलस्वरूप पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक जिसने हम लोगों ने चर्चा की वह चर्चाएं थी एक्ट 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं 1853 के रेगुलेटिंग एक्ट के बीच जो भी प्रोविज़न किए गए उनकी हमने चर्चा की, क्योंकि इसके अंतर्गत
भारत का शासन प्रशासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से कंट्रोल किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग अभी चर्चा करेंगे 1858 से लेकर के 1947 तक के जितने अधिनियम के प्रोविज़न हैं उनकी हम लोग चर्चा करेंगे, उनके कंटेंट को देखेंगे, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए, यानी अब हम लोग देख रहे हैं कि उस फेज में पहुंच गए हैं कि 1857 की क्रांति हो चुकी है और क्रांति के बाद अविश्वास पैदा हो गया है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति भारतीयों का। तो वहीं अविश्वास को बनाए रखने के लिए कोशिश की जा रही है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, और सीधे यहाँ का शासन प्रशासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के क्राउन अपने हाथ में ले रहा है और क्राउन के हाथ में चला जा रहा है। क्राउन ही कंट्रोल करेगा। देखिएगा, इसी के तहत ब्रिटिश संसद ने के भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन चला गया। गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय कहा जाने लगा, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का प्रथम वायसराय बना। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज सचिव पद का सृजन किया गया, जिसे भारतीय प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति दी गई। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड कैनिंग को वायसराय बना दिया गया और इसी के साथ भारत के राज सचिव का पद सृजित किया गया। और राज सचिव का जो पद होता था यह सृजित किया गया इंग्लैंड में, और इसके लिए सचिवालय का गठन किया गया। और सचिवालय में यानी राज सचिव को हेल्प करने के लिए 15 सदस्यों की नियुक्ति की गई। और 15 सदस्य में 7 सदस्यों की नियुक्ति जो होती थी यह COD के द्वारा 7 सदस्य नियुक्त किए जाते थे, और यहाँ 8 सदस्य की नियुक्ति क्राउन के द्वारा की जाने की व्यवस्था की गई। ध्यान रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट अधिनियम की बात करें तो नेक्स्ट अधिनियम जो है वह है भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधि को शामिल करने की शुरुआत की गई। इस अधिनियम द्वारा मद्रास और एवं मुंबई की प्रेसिडेंसी को पुनः शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसने वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया, जो अधिकतम 6 माह की अवधि तक प्रभावी हो सकता था। इसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892, और इसमें जो प्रोविज़न लाए गए वो प्रोविज़न थे, यानी इसके माध्यम से केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार के से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु वह पूरक प्रश्न अभी नहीं पूछ सकते थे तथा मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया। यह बाद में दिया जाएगा। सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया 1892 के अधिनियम के द्वारा, और यह सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। ध्यान रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ होना। इसके बाद आया भारत परिषद अधिनियम या भारत शासन अधिनियम भी कहते हैं 1919 का, जिसे मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं। ध्यान रखेंगे, 1919 के अधिनियम को हम क्या बोलते हैं? मार्लो मिंटो सुधार बोलते हैं। मार्लो मिंटो सुधार इसे इसलिए बोलते हैं कि इस समय जो ये मार्लो थे ये भारत सचिव थे, और मिंटो जो थे ये भारत का वायसराय थे उस समय, इसलिए इन दोनों के नाम पर इसका नाम पड़ा मार्लो मिंटो सुधार। भारत परिषद अधिनियम 1919 को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम के द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। यानी देखेंगे कि इस अधिनियम के द्वारा ही पहली बार भारतीयों में
जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे उसमें पहली बार सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया और साथ ही भारत सचिव का जो परिषद होता था इंग्लैंड में, उसमें भी 2 भारतीयों का प्रवेश दिया गया, जिसमें एक थे केजी गुप्ता और दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी को इसमें शामिल किया गया, ध्यान रखेंगे। यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहली बार वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, और वहाँ परिषद में जो भारत सचिव का परिषद होता था इंग्लैंड में, उसमें केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी को भारत सचिव के परिषद में शामिल किया गया, और यहाँ वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को शामिल किया गया। परिषद के सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषय पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने और प्रश्न पूछने के साथ पूरक प्रश्न पूछने के भी अधिकार दे दिए गए 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और ध्यान रखेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोविज़न है, ध्यान रखेंगे, जो भारतीयों के हित में नहीं था, इसी में पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रोविज़न लाया गया जो सबसे घातक सिद्ध हुआ। और इसी के बारे में मिंटो कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं, इसके जो परिणाम होंगे, फल होंगे, वो भीषण होंगे। इसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 जिसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। मोंटेग्यू जो थे ये भारत सचिव थे, और चेम्सफोर्ड जो थे ये भारत में वायसराय थे, इसलिए इनके नाम पर इसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को अपनाई गई। सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीयों को तथा यूरोपियों को भी लागू कर दिया गया, शामिल कर लिया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्र में पहली बार केंद्र में द्वैधात्मक शासन की व्यवस्था की गई, यानी केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, जिसमें एक उच्च सदन होता था, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते थे, और दूसरा निम्न सदन यानी केंद्रीय विधान परिषद सभा होता था, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली कहते थे। और यहीं पे जो उच्च सदन होता था जिसको काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा कहते थे, इसमें सदस्य संख्या निर्धारित की गई, और यह इसमें 60 सदस्य होते थे। और इसी के अगेंस्ट जो लोकसभा था, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें सदस्य की संख्या 145 की गई, 145 की गई। देखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषय को 2 भागों में आरक्षित किया गया, हस्ताक्षरित विषय और में बांट दिया गया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर। इस कंटेंट की बात करें, यानी यह उत्तरदायी शासन के शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन किया जाना था, जिसका कार्यकाल 10 वर्ष के बाद अधिनियम की समीक्षा करने के बाद रिपोर्ट की प्रस्तुत करना था। फिर इसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई, और इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। और केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। देखिए, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई कहाँ पर? प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना किस प्रोविज़न के द्वारा की गई? आप ध्यान रखेंगे, यानी 1919 में केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था
लाई गई और प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा, और केंद्र में शासन की समाप्त कर दी गई। भारत में मुद्रा और साख का नियंत्रण रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें दलित, महिला और श्रमिकों को भी सम्मिलित करने का प्रोविज़न लाया गया। ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया और दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्विसंधात्मक व्यवस्था की गई। भारत परिषद अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया। इसने वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। इसके अंतर्गत ध्यान रखेंगे, इसके अंतर्गत ब्रिटिश शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द को समाप्त कर दिया गया। यह 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के यह प्रोविज़न थे। चलिए, इससे संबंधित हम लोग प्रश्न कर लेंगे। पहला प्रश्न पूछ रहा है यहाँ से आपका, पहला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई? तो वह भारत परिषद अधिनियम 1892 था। 1892 के तहत यह शक्ति प्रदान की गई, यह शक्ति प्रदान की गई। देखिए, एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे, समझेंगे कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की और इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मताधिकार का अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम के तहत 6 दिन पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति थी, परंतु पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई, अधिकार नहीं दिया गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो यह मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा, मार्लो मिंटो सुधार के द्वारा यह सांप्रदायिक पद्धति की व्यवस्था की गई। 1919 में यह व्यवस्था की गई। चलिए, यहाँ कहा जा रहा है भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसको मार्लो मिंटो सुधार कहते हैं, इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों को पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया मुसलमानों के लिए। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? ध्यान रखेंगे, तो संघीय न्यायालय की स्थापना ध्यान रखेंगे, यह उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसमें से किसी में यह संघीय न्यायालय की स्थापना की बात नहीं की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की बात जो की गई, यह 1935 के भारत शासन अधिनियम, यह भारत संघीय प्रणाली की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत की गई और इसी में संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में यह संघीय न्यायालय की स्थापना की गई दिल्ली में, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया? दिल्ली में। और इस संघीय न्यायालय में मैं बता दूं कि इस संघीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 1+6 की व्यवस्था की गई, यानी एक मुख्य न्यायाधीश थे और 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। और मुख्य न्यायाधीश जो थे इसमें उनका नाम था सर, ध्यान रखेंगे, सर मोरिस ग्वेयर मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए, देखिए, एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ लें। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मोरिस ग्वेयर थे। उपयुक्त यानी
कह सकते हैं कि इसमें कोई ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमने डी ऑप्शन पे गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया? तो यह वर्ष था 1937। 1937 यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। चलिए यहाँ पर प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई? केंद्र में, तो यह केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1935 के अधिनियम के द्वारा। देखिएगा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांत में द्वैध शासन की स्थापना को, प्रांत में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रोविज़न लाया गया और प्रांत में द्वैध शासन का उपबंध 1919 में लाया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया और वो भाग थे आरक्षित यानी रिजर्व और दूसरे हस्तांतरित यानी ट्रांसफर सब्जेक्ट। चलिए सातवें प्रश्न की बात करें। पूछा जा रहा है 1919 में भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं थी? पहला पूछा जा रहा है, प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। प्रांतों यहाँ देखिएगा, इसको हम लोग इस तरह कर लें कि क्लियर होगा। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की स्थापना, यह सही है, बिल्कुल सही है ये विशेषता। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना भी 1919 में की गई। केंद्र और प्रांत में विधायिका का हस्ताक्षर ये नहीं था, यानी ये देखिएगा, प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था 1919 में की गई और मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था जो थी, पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था ये कब की गई? यह गलत है, यानी 1919 में ये व्यवस्था नहीं की गई। केंद्र द्वारा प्रांतों में विधायी शक्ति का हस्तांतरण, यानी सी ऑप्शन होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन को देखें थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक्सप्लेनेशन कह क्या रहा है। भारत शासन अधिनियम 1919 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था, जिसका उद्देश्य भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ावा देना था। इस अधिनियम को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू और वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में राज्य के प्रशासनिक विषय को 2 श्रेणी में रखा गया। एक था आरक्षित और दूसरा हस्तांतरित। आरक्षित विषय प्रांतीय गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के तहत रखे गए, जबकि हस्तांतरित विषय का उत्तरदायित्व प्रांतीय विधायिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों को सौंपा गया। साथ ही केंद्र एवं प्रांतों के मध्य शक्तियों का बंटवारा संघीय प्रांतीय विषय के रूप में कर दिया गया। ठीक है, जहाँ तक मुसलमानों के पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था की बात है, तो यह प्रावधान 1909 में ही कर दिया गया था। 1919 में इस व्यवस्था को जारी रही, बल्कि इसे बढ़ा करके सिख, यूरोपीय और भारतीय ईसाई और एंग्लो इंडियन को भी विस्तारित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? तो प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ें और समझने की कोशिश करें। ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत का प्रारंभिक रूप से भारत शासन अधिनियम 1919 से हुई, जिसे 1935 में भारत सरकार अधिनियम से विस्तारित और स्थापित किया गया इसको 1935 में।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई यह 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, अधिनियम के द्वारा। चलिए एक्सप्लेनेशन देखें। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की व्यवस्था की गई, जिसे ऊपरी सदन, राज्य परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसकी प्रथम अवधि प्रथम बैठक से 5 वर्ष थी, और इस अधिनियम की धारा 18 के तहत इसके 60 सदस्यों में से अधिकतम 20 सदस्य सरकारी हो सकते थे। निचला सदन, जिसे केंद्रीय विधानसभा कहते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, इसका कार्यकाल बैठक से 3 वर्ष की होती थी, तथा भारत शासन अधिनियम 1919 की धारा 19 के तहत मूलतः इसमें 140 सदस्यों का प्रोविज़न लिया गया, जिसमें 100 सदस्य निर्वाचित और 40 मनोनीत किए जाते थे। ठीक है, मनोनीत किए जाते थे। देखिए, इसके विपरीत 1919 के अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु बने नियमों के तहत राज्य परिषद के 60 सदस्यों में से 30 सदस्य निर्वाचित तथा शेष 27 सदस्य मनोनीत थे, जबकि केंद्रीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 143 कर दी गई, जिसमें 102 निर्वाचित और 41 मनोनीत थे। फिर इसे बढ़ाकर 145 की गई, जिसमें 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत कर दिए गए। उल्लेखनीय है कि दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों में से एक बरार से निर्वाचित होने वाले सदस्य भी थे, जिन्हें गवर्नर जनरल मनोनीत करता था। बरार से मनोनीत होने वाले सदस्यों के निर्वाचन होने के कारण निम्नलिखित उल्लेखों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि भी शामिल कर दिया गया, संख्या में शामिल कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया गया? किस एक्ट के तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई? तो यह एक्ट था 1919 का एक्ट। 1919 के एक्ट के तहत द्विसदनीय व्यवस्था की गई केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। चलिए यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, कथनों पर विचार करें। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार संशोधित की गई। दूसरा स्टेटमेंट है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान लाया गया। ठीक है, आरक्षित स्थानों का प्रावधान लाया गया। चलिए इसके प्रोविज़न को हम समझेंगे। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है केवल बी यानी दूसरा कथन जो है वही सही है। चलिए एक्सप्लेनेशन में समझेंगे इसको। कहा जा रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में अभिहित भारतीय सरकार अधिनियम 1919 द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया, परंतु सीमित वर्ग की महिलाओं के लिए ही था। सभी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार का अधिकार नहीं था। इस प्रकार यह कथन पहला गलत है। 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित वर्गों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान करते हुए विधानमंडल में स्थान आरक्षित किए गए। इस प्रकार ये कथन तो सही है, ये वाला सही है। चलिए बारहवां प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया, जो भारत में होना था। ठीक है, ये भी सही है। और भारतीय सिविल सेवा में 141 भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अलग था, ये भी सही है। यानी 1919 के दशक में 1941 के दशक में देखेंगे कि भारतीय सिविल सेवा में भारतीयों की संख्या बढ़ गई, यूरोपियों की अपेक्षा ये संख्या बढ़ गई। चलिए एक्सप्लेनेशन समझेंगे। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ 1854 में लंदन में
सिविल सेवा आयोग की स्थापना हुआ था और 1855 में हेतु प्रतियोगिता परीक्षा लंदन में ही आयोजित की गई थी और लंदन में हेलीवेरी कॉलेज में इसकी व्यवस्था की गई थी। भारतीयों के लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में भी होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 में आईसीएस की परीक्षा भारत में होनी प्रारंभ हुई और यह सर्वप्रथम इलाहाबाद में हुई, बाद में दिल्ली में कर दिया गया। 1930 के दशक के अंत तक यूरोप वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई और इस सेवा में 1941 में स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से बढ़ गया। चलिए, यहाँ प्रश्न है, केंद्रीय विधान परिषद का के निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए? 1926 का, 1937 का, 1945 का। तो 1945 का, यानी आप देखेंगे ये कूट पूछ रहा है कौन सा सही है, तो ए और सी यानी यह सही है। तो प्रश्नगत देखेंगे 1926 और 1945 में केंद्रीय विधान सभा के लिए चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष आयोजित किया गया? 1945 में यह अंतिम वर्ष आयोजित किया गया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। यह भारत शासन अधिनियम 1935 से है। 1935 से यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। देखिए, इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा पढ़ेंगे। यद्यपि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारत परिषद अधिनियम के तहत विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 से भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 42 और 43 से प्रेरित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का प्रोविज़न लाया गया। देखिएगा, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कह रहा है कि संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा प्रवृत्त किया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सर्वाधिक स्वीकृत विस्तृत अधिनियम था। साथ ही यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्तावों में सबसे जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, भारतीय न्यायपालिका, केंद्र राज्य के बीच मध्य शक्तियों का विभाजन की आदि की व्यवस्था की गई। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, यानी 17वां प्रश्न है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन निम्न में से उल्लेखित किस योजना पर आधारित है? यानी भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य के द्वारा किया गया, राज्य के द्वारा यह बातें की गई। चलिए, यहाँ नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं नहीं थी। इस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रोविजन था, ये सही है। और शिष्ट विषय प्रांतीय विधायिका को आवंटित कर दिए गए, यह गलत है, ऐसे नहीं थे। यह प्रांतीय स्वायत्तता का सूत्रपात का संकेत है। इन्हें प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया, यह भी सही है। यानी आप देखेंगे यहाँ बी ऑप्शन जो है यह गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पर है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया यह 1935 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, चलिए, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान शामिल किया गया
भारत सरकार अधिनियम 1935 में 1935 में यह प्रोविज़न लाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था दी। तो 1900 यानी 1935 के अधिनियम जो था ये संघीय शासन व्यवस्था भारत में लाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए रिपीटेड प्रश्न है अर्थात 1935 का अधिनियम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अशेष शक्तियाँ किसको दी गई। तो यह गवर्नर जनरल को अशेष शक्तियाँ दे दी गई। अशेष शक्तियाँ किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल को दी गई। चलिए प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। देश में लिखित संविधान नहीं, बिल्कुल नहीं है जी, ये वाला नहीं है। विधानमंडल के लिए निर्वाचन और जवाबदेहिता, ये सही है। एक संघ की योजना पर विचार, ये भी सही है। विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावेशन, नॉमिनेशन, ये भी सही है। यानी 1935 के अधिनियम में ये प्रोविज़न अभी नहीं लाया गया था, ध्यान रखेंगे। देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और समझेंगे क्या कह रहा है। भारत शासन अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए सर्वप्रथम इसका उल्लेख क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। क्रिप्स मिशन के द्वारा लिखित संविधान की बात कही गई थी। चलिए 1935 प्रश्न पूछ रहा है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण था। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत था, ये भी सही है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, है नहीं सही है। यानी आप देखेंगे कि ऑप्शन ए जो है यह सही है इसका आंसर। नहीं, और ऑप्शन को देख लें, और ऑप्शन को हम लोग देखें। नहीं, इसने भारत में कहा जा रहा है, इसने भारत में विभाजन उल्लेखित है, बिल्कुल गलत है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हो गई, ये भी गलत है जी। यानी अब एक्सप्लेनेशन पढ़ें और समझें कि क्या कह रहा है। 1935 भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ 1935 के शासन अधिनियम पर आधारित है। इस अधिनियम के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं: संघात्मक शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांत में द्वैत शासन की स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र एवं प्रांत में शक्तियों का विभाजन, फेडरल न्यायालय की स्थापना। ये महत्वपूर्ण प्रोविज़न थे 1935 के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो ध्यान रखेंगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। यानी देखेंगे 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। ये हमारे संवैधानिक विकास से संबंधित जो घटना चक्र में उल्लेखित है ये कंटेंट थे, और विभिन्न पीसीएस में और आईएएस में पूछे गए प्रश्नों को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया और समझने की कोशिश की। और मैं आशा करता हूँ कि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा और इसको आप बार बार सुनेंगे। अगर आप में लिसनिंग पावर है ना तो आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।